बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो हम लोग आज अपनी क्लास करने वाले हैं पॉलिनेशन की। मैं ऑलरेडी ये क्लास 2-3 बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, बस कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से बार बार ये क्लास की साउंड क्वालिटी है वो खराब हो जा रही है, इसीलिए अभी हम ये दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आपको जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है उसका एक थोड़ा सा रिवीजन टाइप का आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास फ्लावर होता है। फ्लावर के पास में डिफरेंट पार्ट पड़े, पेटल्स, सेपल्स और स्टेमिन, पिस्टिल, थैलेमस। लेकिन हमें उसमें से सिर्फ दो की जरूरत है, एक है स्टेमिन और दूसरा है पिस्टिल, ठीक है। ये जो स्टेमिन है ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो पिस्टिल है ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है, स्टेमिन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पिस्टिल क्या है हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टेमिन के अंदर हमारे पास में दो चीजें प्रेजेंट है, एक है एंथर और दूसरा है फिलामेंट। ये जो एंथर है ये है साइट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि इसी जगह पर माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होने वाला है। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की साइट है कौन, एंथर। एंथर का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो एंथर के अंदर कितने लोब प्रेजेंट होते हैं, दो लोब प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको बाइलोब्ड बोलते हैं। और हर एक लोब में दो थीका होते हैं, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, इसको डाइथिकस, ठीक है। टोटल कितने थीका हो गए, फिर 4 थीका हो गए। अगर ऐसा वाला स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा याद है, ऐसा तो नहीं होता है, कुछ कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, 1 2 3 4। ये 4 पाउच जैसे होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमारा डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोर का। अब ये जो माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट है, इसके लिए माइक्रोस्पोरेंजियम के एक अंदर सेल होते हैं, हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है और इसके बाद हमारे पास में 4 सेल का एक बंच बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। फिर जैसे ही वाटर की कमी होती है, डिहाइड्रेशन की वजह से चारों माइक्रोस्पोर अलग हो जाते हैं और फिर डेवलपमेंट के बाद ये काहे में कन्वर्ट होते हैं, पॉलन ग्रेन में। माइक्रोस्पोर जब डेवलप हो जाएंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर याद होगा, एक्साइन, एंटाइन, सेल मेम्ब्रेन, और फिर अंदर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म और बाकी मटेरियल। एक्साइन काहे का बना होता है, स्पोरोपोलिन का। एंटाइन काहे का बना होता है, सेल्यूलोज और पेक्टिन का। अंदर सेल के पास दो सेल्स हैं, एक है वेजिटेटिव सेल, दूसरी है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल में मियोटिक डिवीजन होगा यानी कि माइटोसिस होगा और दो मेल गैमेट्स, ठीक है, मेल गैमेट बन गए हैं। अब हम आते हैं फीमेल के ऊपर। फीमेल पार्ट को हमने बोला पिस्टल। पिस्टल के पास है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसमें जो ओवरी है ये मेन पार्ट है जहां पर होती है मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी कि मेगास्पोर का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, ओवरी के अंदर हो रहा है, ठीक है। ओवरी के अंदर का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल के अंदर में क्या क्या पार्ट थे, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, हाइलम और फनिकल, ये सारे पार्ट तो है ही है, चलाजा, माइक्रोपाइल वगैरह वगैरह। हमारा मेन क्या है, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, और उसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूसेलस प्रेजेंट। न्यूसेलस की माइक्रोपाइलर साइड की किसी एक सेल को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में फिर मियोसिस डिवीजन होता है और किसका डेवलपमेंट होता है, माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। कितने माइक्रोस्पोर स्पोर बनते हैं मियोसिस के बाद, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। लेकिन 4 में से 3 माइक्रोस्पोर क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं और बचा हुआ एक माइक्रो बनता है फंक्शनल मेगास्पोर। अब फंक्शनल मेगास्पोर क्या होगा, डेवलप करेगा, उसके अंदर डिवीजन होगा और फिर से क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू एम्ब्रियो सैक बनता है। एम्ब्रियो सैक में हमारे पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक में हमारे पास में एक एग एपरेटस है। एग एपरेटस में दो है सिनर्जिड सेल्स और सेंटर में क्या है, एग। यहाँ पर पे हमारे उल्टे साइड में, अच्छा ये कौन सा एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये एंड कौन सा है, चलाजल एंड। बीच में क्या है, दो पोलर न्यूक्लियाई। माइक्रोपाइलर एंड में क्या है, दो सिनर्जिड सेल्स हैं। सिनर्जिड सेल्स में होता है फिलीफॉर्म एपरेटस इस तरीके से, और सेंटर में है एग जो कि क्या है, फीमेल गैमेट।
और ये दूसरी साइड में क्या है, एंटीपोडल सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल्स हैं। और सेंटर में ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, और इस सेल का नाम क्या है, सेंट्रल सेल है इसका नाम। ठीक है, तो इसका एक बिना नेमिंग वाला मैं एक डायग्राम बनाऊंगी, उसके थ्रू पॉलिनेशन की कोशिश करेंगे। तो ये है हमारा एम्ब्रियो सैक, ये बन गया एग एपरेटस, ये बन गया एंटीपोडल सेल, ये हो गई पोलर न्यूक्लियाई। इसको हम बना देते, चलो इसको बना देते चलाजल साइड, और इसको बनाते हैं माइक्रोपाइल। तो ये दोनों हो गई फिलीफॉर्म एपरेटस, सिनर्जिड सेल्स और एग। ठीक, अब क्या होगा देखो, हमारे पास में दो मेल गैमेट बने हैं, किससे, जनरेटिव से। इन मेल गैमेट ने आना है एग के पास, ताकि कौन सी प्रोसेस हो सके, फर्टिलाइजेशन। क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंड में क्या होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनना है, जाइगोट बनना है। अब फर्टिलाइजेशन के लिए इन मेल गैमेट को कहां पर पहुंचना पड़ेगा, फीमेल गैमेट में पहुंचना पड़ेगा। मेल गैमेट खुद तो फ्रीली मूव नहीं करते हैं, मेल गैमेट किसके अंदर प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट है। तो ये पॉलन ग्रेन क्या करेंगे, मूव करेंगे और लैंड करेंगे पिस्टिल पर, इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है, एंथर पर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसपोर्ट होना, या हम बोले डिपॉजिट होना, कहां पर, पिस्टिल के ऊपर। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो पहले पॉलिनेशन को अगर हम वर्ड्स में बोलना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज नोन एज पॉलिनेशन। अब ये जो पॉलिनेशन है, ये है हमारे मेनली तीन टाइप का। देखो, अगर किसी भी फ्लावर के पिस्टिल से निकल के, किसी भी फ्लावर के पिस्टिल से निकलकर पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर, सॉरी, किसी फ्लावर के स्टेमन से निकलकर पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के पिस्टिल पे जाके अगर लैंड करेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी बोलेंगे। ऑटो मतलब होता है सेम, गैमी मतलब फ्यूजन, सिंगैमी। तो अगर अपने ही फ्लावर के स्टेमन से पॉलन ग्रेन निकले और उसी पिस्टिल पे जाके लैंड करे, तो उसको बोलेंगे ऑटोगैमी। इसको हम यहाँ पर दिखा पा रहे हैं, इस वाले एरो से, क्या है, ऑटोगैमी है। अगर अपने फ्लावर पर से एक पॉलन ग्रेन निकले और दूसरे फ्लावर पर लैंड करे जो सेम प्लांट पर हो, देखो ये सेम ही प्लांट के फ्लावर हैं, एक ही प्लांट पे दो फ्लावर हैं, तो अगर ऐसे करके लैंड करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, जिटोनोगैमी। लेकिन अगर एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकले और दूसरे फ्लावर पर लैंड करे किसी और ही प्लांट के, देखो ये फ्लावर किसी और प्लांट पर प्रेजेंट है और ये फ्लावर किसी और प्लांट पर प्रेजेंट है, तो एक प्लांट के एक फ्लावर पर से निकले और दूसरे प्लांट के किसी फ्लावर पर जाके लैंड करेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जीनोगैमी। समझ में आ गया, यह तीन टाइप के पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन के अकॉर्डिंग ना, पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लावर्स भी हमारे पास में दो टाइप के, एक है क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, और दूसरे हैं कैस्मोगैमस फ्लावर्स। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कैसे होते हैं, ऐसे फ्लावर्स जो क्लोज्ड है। क्लोज्ड है मतलब इसका पिस्टिल और इसका स्टेमिन दोनों ही इस फ्लावर के अंदर पैक्ड हैं। ना ही पिस्टिल पर कहीं बाहर से पोलन ग्रेन आकर के लैंड कर सकता है, और ना ही इस एंथर का पोलन ग्रेन कहीं बाहर जा सकता है। बाहर से एंट्री और एग्जिट बंद है। ऐसे समझ लो कि अगर हमने एक रूम पर जितने भी डोर्स या खिड़कियां ऐसा पे ताला लगा दिया, तो उस कमरे में सामान जो भी होगा वो एक जगह से दूसरी जगह ही मूव कर सकता है ना, तो बिल्कुल वैसा ही है। ये पूरा फ्लावर बंद है। अगर यहाँ पर फ्लावर चाहे भी या प्लांट चाहे भी कि किसी दूसरे फ्लावर का पॉलिन ग्रेन आकर के पॉलिनेशन हो जाए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि खुला ही नहीं है फ्लावर, ओपन नहीं है, क्लोज्ड है। ठीक है, तो इस टाइप के फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स बोलते हैं। और ऐसे फ्लावर्स में नेसेसरीली क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए स्कोप ही नहीं है। अब हम दूसरा देखते हैं, कैस्मोगेमस फ्लावर्स। कैस्मोगेमस फ्लावर्स हैं ओपन फ्लावर। ओपन फ्लावर्स मतलब ऐसे फ्लावर्स जिनका पिस्टिल और स्टेमिन बिल्कुल एक्सपोज्ड है। ये हमारा क्या है, पिस्टिल, और ये है स्टेमिन, ये एक्सपोज्ड है। अब इस पिस्टिल के पॉलन ग्रेन चाहे तो बाहर भी जा सकते हैं, चाहे तो अपने पिस्टिल पे भी जा सकते हैं, या फिर इस पिस्टिल पे कहीं बाहर से भी पॉलन ग्रेन आ सकते हैं, और चाहे तो अपने ही फ्लावर से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये कौन से फ्लावर्स हो गए, कैस्मो फ्लावर्स हो गए। तो आकर के आप थोड़ा सा एनसीईआरटी का पढ़ते हैं।
कि एनसीईआरटी में इन सभी बातों को इस तरीके से लिखा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको प्रीवियस जो मैं ऑलरेडी कोशिश कर चुके हैं 2-3 बार, ये उसका थोड़ा को रिमूव कर देते हैं ताकि हम पढ़ सकें। ठीक, देखिए पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन pollination is the mechanism to achieve the transfer of the objective बोल रहा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma of a pistil, इसको हम क्या बोलेंगे pollination। यानी कि किसी पिस्टिल पर अपने किसी भी अपने या किसी दूसरे फ्लावर के भी बस pollen grain का ट्रांसफर होना है, उसको हमने क्या बोलना है pollination बोलना है। pollen grain का एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर, एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर, इसका ट्रांसफर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर, इसको हम क्या बोलेंगे पॉलिनेशन बोलेंगे। अब देखो पॉलिनेशन के लिए बहुत सारे अडेप्टेशन फ्लावर ने करे हुए हैं। जैसे क्या अडेप्टेशन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं, कलर्स फ्लावर के पास है, अलग अलग अच्छी अच्छी स्मेल है, नेक्टर है, ये सारी की सारी चीजें फ्लावर्स को दी गई हैं ताकि वो आराम से क्या कर सके पॉलिनेशन को अचीव कर सके। इसके लिए अडेप्टेशन सारे के सारे। अब देखो काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन पे आते हैं। पॉलिनेशन के हमारे 3 टाइप हैं। देखो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, ये मेन लाइन है, पॉलन के सोर्स के अकॉर्डिंग है, पॉलन एजेंट के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहे हैं। जैसे हम बोलेंगे अगर पॉलन पॉलिनेटिंग एजेंट के अकॉर्डिंग तो विंड पॉलिनेशन टाइप है, या फिर वाटर पॉलिनेशन एक टाइप है, या फिर इंसेक्ट पॉलिनेशन भी एक टाइप है, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन। तो सोर्स ऑफ पॉलन के बेसिस पे क्या क्या है, ऑटोगेमी है, जिटोनोगेमी है और जीनोगेमी। ऑटोगेमी के अंदर क्या बोल रहे हैं, देखो ऑटोगेमी कब होती है जब एक ही फ्लावर इन्वॉल्व हो, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, मतलब सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा पर डिपॉजिट होंगे एंथर के pollen grain। In a normal flower which opens and exposes the anther and the stigma, complete autogamy is rare। यानी कि एक ऐसा फ्लावर जो ओपन हो, ओपन फ्लावर को हमने क्या बोला था कैस्मोगेमस फ्लावर। तो कैस्मोगेमस फ्लावर में क्योंकि एंथर भी एक्सपोज्ड है और क्योंकि स्टिग्मा भी एक्सपोज्ड है, तो वहां पर ऑटोगेमी होनी थोड़ी सी क्या है रेयर है। अगर वहां पर ऑटोगेमी चाहिए तो हमें सिंक्रोनी चाहिए। सिंक्रोनी मतलब एक साथ ही दोनों काम होने चाहिए, या दोनों काम पॉलन रिलीज भी उसी समय पर होना चाहिए और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी भी उसी समय पर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टिग्मा में कभी भी पॉलन ग्रेन डाल दो पॉलिनेशन कर लेगा, वो नहीं। पॉलन ग्रेन का जो पॉलन का जो फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर ही मैच्योर होता है, पॉलन ग्रेन को लेने के लिए एक्सेप्ट करता है उनको। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। तो रिसेप्टिविटी और पॉलन रिलीज दोनों एक साथ होना चाहिए, सिंक्रोनी होनी चाहिए। और साथ साथ ही क्या होना चाहिए, एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए, एक दूसरे के नजदीक होने चाहिए। सिर्फ ऐसी ही कंडीशन में क्या हो पाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। और समय पॉलिनेशन सेल्फ नहीं। ठीक है, जैसे कुछ प्लांट हैं, जैसे वायोला हो गया, ऑक्जेलिस हो गया, कॉमेलिना। वायोला का कॉमन नेम क्या है पेंसिल। इनमें 2 टाइप के फ्लावर आते हैं, एक हो गया कैस्मोगेमस यानी कि ओपन फ्लावर जिसमें एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा होंगे, और दूसरा हो गया क्लिस्टोगेमस, इसका मतलब जो ओपन नहीं होता क्लोज्ड फ्लावर। इसमें एंथर और स्टिग्मा क्लोज्ड होंगे, एक्सपोज्ड नहीं होंगे और एक दूसरे के नजदीक होंगे, जिससे क्या होगा सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो जब एंथर डेहिसेस मतलब डेहिसेंस होगा, जब एंथर फटेगा तो उस समय फ्लावर बड पोजीशन पे पॉलन ग्रेन कहाँ पर पहुंच जाएंगे स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे और क्या हो जाएगा पॉलिनेशन जाएगा। क्लिस्टोगेमस जो भी फ्लावर्स होते हैं वो इनवेरिएबली ऑटोगेमस है, इसका मतलब है इनमें ऑटोगेमी के अलावा और कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलन लैंडिंग। क्रॉस पॉलन कभी भी इसके स्टिग्मा पर आकर के लैंड नहीं कर पाएगा क्लिस्टोगेमस फ्लावर के। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर हमेशा क्या प्रोड्यूस करेंगे सीड, क्योंकि हमेशा एंथर में से पॉलन ग्रेन बनेगा, हमेशा ही वो स्टिग्मा पे जाएगा तो हमेशा सीड बनेंगे। ठीक है, ऐसा कभी होगा नहीं कि वो स्टिग्मा नहीं बनेंगे, स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन लैंड ना करे सीड ना बने। और अगर पॉलिनेटर कभी हो चाहे न हो,
इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें ऑटोगेमी करनी है, तो क्या ही पॉलिनेटर का फर्क पड़ना है आपको। ठीक है, क्लिस्टोगेमी के एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। आपको क्या लगता है कि क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है? इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो ध्यान देना है, एडवांटेज क्या है, हमें पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, हमेशा सीड का फॉर्मेशन होगा, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो लेकिन अंदर सीड बनने वाला है इन फ्लावर्स। डिसएडवांटेज क्या है, कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा, तो लगातार सेम ही कैरेक्टर्स डेवलप होते जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। ठीक, अगला हमारा है जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी के अंदर क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। दूसरा फ्लावर है लेकिन एक ही प्लांट पे, उसको हमने क्या बोल दिया, जिटोनोगेमी बोल दिया। वैसे तो जिटोनोगेमी क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि इसमें किसकी जरूरत है, हमें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है। लेकिन अगर हम जेनेटिकली देखें तो दोनों ही सेल्स का तो जेनेटिक कंपोजिशन सेम है ना, दोनों एक ही फ्लावर के, दोनों एक ही प्लांट के पार्ट हैं, एक प्लांट की सारी सेल्स एक जैसी होती हैं। तो अगर जेनेटिकली देखें तो ये ऑटोगेमी है, क्योंकि ऑटोगेमी में कोई नई वेरिएशन नहीं आते और जिटोनोगेमी में भी कोई नई वेरिएशन नहीं। तो ये एक तरीके से ऑटोगेमी है, सेल्फ पॉलिनेशन, और एक तरीके से क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अगला हमारा जीनोगेमी। जीनोगेमी में क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहा है। सिर्फ इसी पॉलिनेशन में क्या होता है, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर अराइज करते हैं। यानी कि एक ये प्लांट का कोई स्टिग्मा है, इसका जेनेटिक कंपोजिशन कुछ और ही है, बाहर से एक फ्लावर से आया, इसका जेनेटिक कंपोजिशन कुछ और ही होगा, कोई दूसरे फ्लावर से आया पॉलन ग्रेन, उसका अलग ही होगा, तीसरे फ्लावर से आया, उसका अलग ही होगा। तो यहाँ पर जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं, तो इसको हमने क्या बोलना है, जीनोगेमी बोल। ठीक है, अगला हमारा हो गया, अब अगला टॉपिक है हमारा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के एजेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पर रफ डायग्राम देख लेते हैं। पॉलिनेशन के एजेंट हैं दो, एक है एबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। एबायोटिक एजेंट के अंदर कौन आएगा, विंड एंड वाटर, विंड एंड वाटर। और बायोटिक के अंदर कौन आएगा, इंसेक्ट्स आएंगे, बर्ड्स आएंगे, वर्टिब्रेट्स आएंगे, लिजर्ड्स वगैरह सब वर्टिब्रेट्स के अंदर आ गए, तो ये सारे एनिमल किसके अंदर आएंगे, बायोटिक के अंदर। अगर कभी भी एबायोटिक मोड में विंड पॉलिनेशन है तो इसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। ठीक है, वाटर पॉलिनेशन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। अगर बायोटिक का पॉलिनेशन है तो इसको हम बोलते हैं जूफिली। इंसेक्ट वाले के लिए स्पेशली यूज होता है एंटोमोफिली। बर्ड्स वाले के लिए यूज होता है ऑर्निथोफिली। नाम लिख लीजिए, मैं रुको, एनिमो, हाइड्रोफिली, जूफिली, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली, और अगर वर्टिब्रेट से होता है तो इसको भी हम जूफिली ही बोलते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट से होने वाले पॉलिनेशन को भी हम जनरली क्या बोल देते हैं, जूफिली बोल देते हैं। तो ये सारे वर्ड्स यूज करना है। आपके बुक में भले ही ये वर्ड्स लिखे नहीं है लेकिन क्वेश्चंस में ये वर्ड्स आए हुए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो क्या बोल रहा है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन से हैं, एक तो बायोटिक है और दूसरा क्या है, एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक, एबायोटिक में कौन कौन है, विंड एंड वाटर, और बायोटिक में कौन है, एनिमल। जो दोनों ही है, एबायोटिक और बायोटिक में से ज्यादातर कौन यूज किया जाता है, बायोटिक एजेंट्स यूज किए जाते हैं, और बहुत ही कम प्लांट ऐसे हैं जिनमें एबायोटिक एजेंट पॉलिनेशन का काम करते हैं। अभी पॉलन ग्रेन जो कम हो, देखो क्या बोला, पॉलन ग्रेन कमिंग इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं। ये हमारा क्या है, एंथर, और ये हमारा क्या है, पिस्टल। ये है एंथर, ये है पिस्टल। एंथर में डेhiscence हुआ और निकले पॉलन ग्रेन, ये ढेर सारे पॉलन ग्रेन निकले। अब ये पॉलन ग्रेन या तो विंड में तैरते हुए जा रहे हैं या फिर वाटर के साथ में तैरते हुए जा रहे हैं। चाहे ये विंड के साथ तैरते हुए जाएं, चाहे वाटर के साथ तैरते हुए जाएं, ये किसी पिस्टल पे लैंड होंगे ही होंगे, इसके चांसेस 100% नहीं है। 50-50 चांसेस है कि हो भी सकता है लैंड और नहीं भी हो सकता है। इसीलिए बोला है कि जो पॉलिनेशन बाय विंड एंड वाटर है, ये बाय चांस है।
चांस फैक्टर है, चांस होगा तो हो भी सकता है पॉलिनेशन, नहीं तो नहीं भी हो सकता है। तो अब ये तो बड़ी दिक्कत है। मान लो किसी फ्लावर ने 100 ही पॉलिन ग्रेन बनाए और 100 पॉलिन ग्रेन में से कोई भी पॉलिनेट नहीं कर पाया, तो वो तो फ्लावर बनना वेस्ट हो गया ना, ना तो मेल फ्लावर बनने का कोई फायदा होगा, ना तो फीमेल फ्लावर बनने का कोई फायदा होगा। तो ऐसे में हमने ये अनसर्टेनिटी जो है, अनिश्चितता जो है, इसको कंपनसेट करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए, और ये जो लॉस हो रहा है पॉलन ग्रेन का, इसको भी ओवरकम करने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बनाने पड़ते हैं प्लांट में, यानी कि इनॉर्मस अमाउंट में, तो बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन्स बनाने पड़ते हैं। किसके कंपैरिजन में? ओव्यूल के कंपैरिजन में। ओव्यूल सही है, लेकिन पॉलन ग्रेन बना रहा है 10-20 करोड़, ताकि कम से कम उन 10-20 करोड़ में से कम 100 तो पॉलिनेशन कर पाए। इतना कम चांसेस होता है पॉलिनेशन का, इसीलिए बहुत ज्यादा नंबर में पॉलिन ग्रेन्स को बनाया जाता है। ठीक है, तुम लोगों ने कभी वो चीड़ के पेड़ में देखा होगा ना, पीले पीले कलर का, एक टाइम पे पूरा जमीन पीली हुई रहती है और हवा भी एकदम पीली पीली सी उड़ रही होती है, तो वो जो पीले पीले कलर के है ना, वो सारे के सारे क्या है? पॉलिन ग्रेन्स है। विंड पॉलिनेशन चल रहा है वहां, उसको सल्फर सावर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो विंड पॉलिनेशन की बात आ रही है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेटर। एबायोटिक में से भी विंड ज्यादा कॉमन है बोल रहा है। विंड पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन को क्या होना चाहिए बोल रहा है? लाइट, यानी कि हल्का होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए और स्मॉल होना चाहिए। छोटा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए। दैट दे कैन ट्रांसपोर्ट इन विंड करंट, ताकि वो विंड करंट में आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सके, क्योंकि ज्यादा भारी होगा तो उड़ नहीं पाएगा हवा के साथ में, और ज्यादा स्टिकी होगा तो कहीं भी जाएगा सरफेस से चिपक जाएगा, तो पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा, प्लांट तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, ज्यादातर क्या होते हैं? स्टेमिन एक्सपोज होते हैं। स्टेमिन एक्सपोज होने का क्या फायदा है? स्टेमिन अगर बाहर रहेंगे तो हवा आएगी, इसमें से पॉलन ग्रेन को उड़ा करके ली जाएगी, तो पॉलन ग्रेन का डेहिसेंस क्या होगा? बहुत ही ईजी होगा। अगर स्टेमिन फ्लावर के अंदर ऐसे पैक्ड होगा तो हवा कैसे लेकर के जाएगी? ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना, इसीलिए जो स्टेमिन होते हैं वो कैसे होते हैं? वेल एक्सपोज्ड होते हैं, ताकि इजीली पॉलन ग्रेन डिस्पर्स कर सके इनटू विंड करंट। ठीक है, अगला क्या होते हैं? ज्यादातर लार्ज और फेदरी स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं। स्टिग्मा क्या है? वो पिस्टिल का पार्ट है। ठीक है, ताकि वो जो पॉलन ग्रेन है उनको आराम से कैच कर सके। अब हवा में ऐसे करके पॉलन ग्रेन आ रहे हैं, इनको कैच करने के लिए लंबा और फेदरी स्टिग्मा और पिस्टिल प्रेजेंट हो, पिस्टिल का स्टिग्मा और स्टाइल बड़ा और फेदरी प्रेजेंट हो, ताकि आराम से पॉलन ग्रेन को क्या कर सके? कैच कर सके। ठीक है, अब देखो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में ज्यादातर क्या होता है बोल रहा है? सिंगल ओव्यूल होता है, और हर ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, और बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ एक इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स, तो हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो एक इनफ्लोरेसेंस में, जैसे ये भी जो हमें दिखाया गया है, ये भी इनफ्लोरेसेंस है, कोई एक फ्लावर नहीं है। ठीक है, एक इनफ्लोरेसेंस और दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो कॉर्न है ना, ये कॉर्न, एक सेकेंड, यहाँ पर जाते हैं। देखो, ये जो कॉर्न में तुम्हें इतने अलग अलग सारे सीड्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये सीड्स किससे बने हुए हैं? ओव्यूल से बने हुए हैं। और ओव्यूल्स कहाँ होता है? फ्लावर के अंदर होता है, यानी कि इसमें जितने सीड तुम्हें दिखाई दे रहे हैं इतने ही फ्लावर प्रेजेंट थे। तो ये पूरा कोई एक फ्लावर तो है नहीं, ये क्या है? ग्रुप ऑफ फ्लावर, क्लस्टर ऑफ फ्लावर, और इसको हम क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस। और इसमें जो हेयर हेयर लाइक दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे पतले पतले बाल जैसे, ये बाल क्या है? ये बाल है हमारे स्टिग्मा एंड स्टाइल। पूछा भी गया है कि कॉर्न कब में जो फेदरी हेयर टेसल्स प्रेजेंट होते हैं, टेसल्स बोला जाता है इनको। ठीक है, ये टेसल्स क्या है करके देखो, दिया भी है यहाँ पर पे। कॉर्न कॉब में जो टेसल्स प्रेजेंट होते हैं वो कुछ नहीं है, बल्कि क्या है? स्टिग्मा और स्टाइल है। स्टिग्मा और स्टाइल ही ये बाहर निकले हुए हैं, जो विंड में वेव कर रहे हैं, ताकि इनको क्या मिल सके? पॉलन ग्रेन मिल सके। अगर मक्के का पेड़ किसी ने कभी देखा हुआ है, तो पेड़ कैसा होता है? ऐसा सबसे ऊपर पे ऐसे मेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, और नीचे ऐसे करके कॉर्न कर्व्स लगे होते हैं, इसमें ऐसे हल्के हल्के बाहर को ऐसे बाल जैसे आए रहते हैं ना, इस टाइप के कॉर्न कर्व होता है, इसमें ऐसे करके बाल आए रहते हैं। तो ये जो कॉर्न कर्व है ये फीमेल फ्लावर है, और ये जो ऊपर प्रेजेंट है ये क्या है? मेल फ्लावर है। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन ऐसे गिरेंगे, और इसको किसने कैच करना है? इसको ये पिस्टल्स ने कैच करना है, इसके फेदरी हेयर्स ने कैच करना है। ठीक है, और क्या बोल रहा है? देखो, विंड पॉलिनेशन तो कॉर्न कर्व में देख लिया हमने, और किन में प्रेजेंट होता है? जनरली ग्रासेस में विंड पॉलिनेशन होता है। ठीक है, अब आते हैं वाटर पॉलिनेशन पर। वाटर पॉलिनेशन क्या है? जनरली रेयर है, लगभग खाली 30 ही जनरे में प्रेजेंट होता है, वो भी कौन से हैं? मोनोकॉट है। जो लोअर प्लांट्स है, देखो क्या बोल रहा है? इन लोअर प्लांट्स मेल गैमेट के ट्रांसफर के लिए किसकी जरूरत होती है? हमें वाटर की जरूरत होती है। जैसे कौन कौन? जैसे एल्गी,
ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनमें अगर हमने लाइफ साइकिल आपने कभी पढ़ी है 11th क्लास में लाइफ साइकिल है इनकी, तो उनकी लाइफ साइकिल में वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत है पॉलिनेशन करने के लिए, मेल गैमेट का ट्रांसफर करने के लिए। खैर वहां तो पॉलिनेशन नहीं बोलते, वहां बोलते ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट। तो ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट के लिए वाटर नेसेसरी होता है, इसीलिए ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा कुछ ही जगहों पे मिलते हैं। कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही मिलती हैं, वाटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकती हैं, क्योंकि उनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए किसकी जरूरत है? वाटर की जरूरत है। ठीक है, लाइफ साइकिल में मेल गैमेट का ट्रांसफर और फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर की जरूरत है इनको। अब कुछ हम वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के बारे में देख रहे हैं। देखो, एक है वेलिस्नेरिया, एक है हाइड्रिला, फिर है सीग्रास और जूस्टेरा। ये चारों प्लांट क्या हैं? ये चारों के चारों वाटर पॉलिनेटेड प्लांट हैं। ये वाटर पॉलिनेटेड प्लांट में से वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला फ्रेश वाटर हैं, और सीग्रास और जूस्टेरा क्या है? मराइन प्लांट्स हैं। इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू होता है। लेकिन ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देख लें, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। इनके फ्लावर क्या करते हैं? इनके फ्लावर वाटर लेवल से ऊपर आ जाते हैं। क्या बोल रहा है? वाटर लेवल से ऊपर फ्लावर आ जाते हैं, इमर्ज करते हैं, मतलब ऊपर आ जाते हैं। और फिर पॉलिनेशन होता है किसके थ्रू? इंसेक्ट्स और विंड के थ्रू। तो इनमें वाटर में भले ही ये प्लांट है, लेकिन वाटर पॉलिनेशन नहीं है इनमें। ठीक है। अच्छा, एक जो मेन क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया वो है वेलिस्नेरिया में पॉलिनेशन कैसे होता है करके। वेलिस्नेरिया में पॉलिनेशन कैसे होता है इस फोटो में दिखाया आपको। देखो, ये वेलिस्नेरिया का प्लांट है हमारा। ये वेलिस्नेरिया के प्लांट के अंदर ये क्या है? फीमेल फ्लावर। देखो ये क्या है? फीमेल फ्लावर। यहाँ पर दिख रहा है, ये फीमेल फ्लावर है। ये फीमेल फ्लावर देखो इतना है, ये हमारा वाटर लेवल। फीमेल फ्लावर वाटर लेवल से ऊपर आ रखा हुआ है, वाटर के सरफेस में आ रखा है। अब मेल फ्लावर क्या कर रहे हैं? मेल फ्लावर या तो खुद वाटर के सरफेस में फ्लोट कर रहे हैं, या फिर मेल फ्लावर से निकले हुए पॉलन ग्रेन वाटर के सरफेस में क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे। तुम लोगों ने कभी पानी के ऊपर पत्तियों को तैरते हुए देखा? उसमें पत्तियों को कोई मेहनत करनी पड़ती है क्या? कोई एनर्जी लगानी पड़ती है? नहीं एनर्जी लगानी पड़ती। पानी जहां को जा रहा है वो भी वहीं को मूव कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल मेल फ्लावर के साथ भी ऐसा ही होता है, ये पैसिवली फ्लोट करते रहता है। पैसिवली का मतलब है जिसमें एनर्जी का खर्च ना करना पड़े। तो ये पैसिवली आराम से पानी के ऊपर फ्लोट करते रहता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाकर के किसी फीमेल फ्लावर के साथ मिल ही जाता है, और इससे क्या हो जाता है? पॉलिनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या बोला देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है हमारा? वेलिस्नेरिया, इन वेलिस्नेरिया फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक एंड मेल फ्लावर और pollen grain रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। मेल फ्लावर या pollen grain को वाटर की सरफेस पर रिलीज किया जाता है। फिर ये पैसिवली वाटर के थ्रू, वाटर करंट के थ्रू इवेंचुअली कहाँ रीच करते हैं? फीमेल फ्लावर तक। कुछ कुछ, सब नहीं, बहुत कम। ठीक है, स्टिग्मा पे लैंड करते हैं। अब दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा कुछ सी ग्रासेस में बोल रहा है। सी ग्रासेस में क्या होता है? ये पानी है, पानी के अंदर ऐसे ग्रासेस प्रेजेंट है। यहीं एक फीमेल फ्लावर होगा, वहीं पर कहीं एक दूसरा मेल फ्लावर होगा। यही पानी के अंदर ये मेल गैमेट यानी कि पॉलन ग्रेन हमारा मूव करेगा। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है। पॉलन ग्रेन मूव करेगा, और मूव करने के बाद कहाँ पहुंचेगा? इवेंचुअली फीमेल फ्लावर के पास पहुंचेगा। ये जो पॉलन ग्रेन होता है ना, इसके बाहर ऐसी म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। सोचो तो क्यों होती होगी? जितने भी वाटर पॉलिनेटेड है ना, उन सब में होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वरना ये गीले हो जाएंगे, वेट हो जाएंगे, और वेट हो जाएंगे तो फिर ये जर्मिनेट करने में दिक्कत देंगे। तो इसलिए उसके बाहर से एक म्यूसिलेज की कवरिंग लगा दी जाती है, ताकि ये वेट ना हो, इनको वेट होने से प्रिवेंट किया जा सके। तो क्या बोला है? सी ग्रास में फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर एंड द pollen grain आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। pollen grains को वाटर के इनसाइड ही रिलीज किया जाता है। pollen grains इन मेनी सच स्पीसीज आर लॉन्ग, ये मेन है, लॉन्ग रिबन लाइक एंड कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। पैसिवली मतलब यहाँ भी एनर्जी की जरूरत नहीं है। Some of them reach the stigma and achieve pollination. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering. Mucilaginous मतलब slimy सी covering, ठीक है? उस covering से इसको cover करके रखते हैं ताकि ये गीले ना हो। अब क्या बोल रहा है? विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स में कोई कलरफुल फ्लावर नहीं प्रेजेंट होते, कोई नेक्टर प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब, ये कलर, नेक्टर, सेंट किस चीज के लिए है? एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए है। वाटर को तो अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है ना, वाटर तो खुद ही आ जाएगा अगर अपने पास आना होगा, या फिर हवा को भी अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे किसी भी एक्स्ट्रा खर्च की जरूरत नहीं, इसलिए इसको हम करते ही नहीं है। फ्लावर कभी भी कलर प्रोड्यूस ही नहीं करता, क्योंकि कलर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब क्या बोल रहा है देखो, मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में किससे पॉलिनेशन होता है? एनिमल्स। इसको हमने क्या बोला था? जूफिली। एनिमल्स में कौन कौन करता है? बीज, बटरफ्लाईज, फ्लाईज, बीटल्स, वास्प, आंट, मॉथ, बर्ड। बर्ड में भी कौन कौन? सन बर्ड और हमिंग बर्ड।
और बैट, ये सब क्या है, कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट है, नाम याद रखना है इनका। बीज, बटरफ्लाईज, फ्लाइज, बीटल्स, वॉस्प, आंट, मॉथ, बर्ड, सनबर्ड, हमिंगबर्ड, बैट, ये सब क्या है, कॉमन पॉलिनेटिंग। इनके अलावा कुछ बड़े एनिमल्स कौन, जैसे कुछ प्राइमेट्स हैं, लेमूर्स, कुछ आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग रूडेंट्स हैं जैसे मंकी वगैरह, ठीक है, या फिर वो गिलहरी, वो सब कुछ भी, जो ट्री ड्वेलिंग रूडेंट्स का मतलब है पेड़ों में इधर उधर घूमने वाले, ठीक है। और कुछ रेप्टाइल्स जैसे कि गिंको लिजर्ड, गेको लिजर्ड और गार्डन लिजर्ड, ये भी क्या करते हैं, ये भी पॉलिनेशन करते हैं कई सारी प्लांट की स्पीसीज के अंदर, ठीक है। अब ये जो एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, इनमें कुछ अडेप्टेशंस प्रेजेंट होते हैं। क्या अडेप्टेशन प्रेजेंट होते हैं, जैसे इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट थोड़े बड़े होते हैं, इनके फ्लावर्स कलरफुल होते हैं, इनमें अच्छी सी स्मेल आती है और इनमें नेक्टर भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। और अगर फ्लावर्स मान लो छोटे हैं, कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें छोटे फ्लावर्स ही प्रोड्यूस होते हैं, लार्ज फ्लावर नहीं प्रोड्यूस होते, तो आज छोटे छोटे फ्लावर है तो वो तो इंसेक्ट्स को दिखेंगे ही नहीं, तो ये क्या करते हैं, वो छोटे छोटे फ्लावर्स एक क्लस्टर में आ जाते हैं और इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं, ताकि इंसेक्ट्स को आराम से दिख सके, कॉन्सिपियस मतलब आराम से विजिबल हो सके एनिमल्स के लिए, और उनको क्या कर सके, अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर सके, किसके थ्रू, कलर्स के और फ्रेग्रेंस, कलर और फ्रेग्रेंस अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अगर अट्रैक्ट होकर के आ भी गए तो भी वहां रुकने के लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो चाहिए, तो एनिमल्स को बार बार आना पड़े, मतलब एनिमल्स ये सोचे कि हम बार बार आ जाएं, उसके लिए ना कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। ये रिवॉर्ड्स क्या हो गए, जैसे नेक्टर और पॉलन ग्रेन, ये यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स हैं जो उनको दिए जाते हैं। जैसे समझ लो कि आपको आपके दोस्त ने बोला चलो एक दुकान में जाकर देख के आते हैं, आप वहां गए, पहले तो उसने बोला कि हाँ व्यू बहुत अच्छा है, अंदर से डेकोरेशन बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, आप गए, आप बैठे, आपने खाना ऑर्डर किया, लेकिन खाना बेकार निकला, यानी कि आपको कुछ मिला नहीं, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, तो आप एक बार तो देखने के लिए चले गए, लेकिन उसके बाद कभी नहीं जाओगे ना। तो ये ऐसा अगर प्लांट्स में होने लगेगा तो एक बार तो पॉलिनेशन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद पॉलिनेशन कभी भी नहीं होगा, तो बदले में कुछ रिवॉर्ड भी देना है। ये कलर और फ्रेग्रेंस तो खाली अट्रैक्ट करने के लिए, रिवॉर्ड क्या है, रिवॉर्ड है नेक्टर और पॉलन ग्रेन, ताकि उनको फूड मिल सके, ठीक है, फूड के लिए वो आएंगे बार बार। अब क्या बोल रहा है, कुछ फ्लावर्स जो किससे पॉलिनेट होते हैं, फ्लाइज और बीटल से पॉलिनेटेड होते हैं, इनमें बहुत ही फाउल स्मेल आती है, क्योंकि इनको यही फाउल स्मेल अट्रैक्ट करती है, टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी फाउल स्मेल लाई जाती है, ताकि एनिमल्स क्या हो सके, उस तरफ को अट्रैक्ट हो सके। अगला क्या बोल रहा है, ये जो रिवॉर्ड्स हमने बताए नेक्टर और पॉलन ग्रेन, इनको लेने के लिए एनिमल्स बार बार विजिट करते हैं फ्लावर को, और जिससे क्या होता है, वो एंथर के कांटेक्ट में आते हैं, और एंथर के कांटेक्ट में आएंगे तो उनकी बॉडी में पॉलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, उनकी कोटिंग बन जाती है। अब यही एनिमल्स किसी दूसरे प्लांट पे जाएंगे जिनकी बॉडी में ऑलरेडी पॉलन ग्रेन्स चिपके हुए हैं, ये किसी दूसरे प्लांट में जाएंगे तो ये जो पॉलन ग्रेन है उनकी बॉडी से निकल करके कहाँ गिर जाएंगे, उनके स्टिग्मा पे गिर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन। तो एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन ऐसे ही होता है। जैसे समझ लो तुम अपने फ्रेंड के घर गए और तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हारे सर में एक कैप पहना दी, और तुम्हें तुम्हारे दूसरे फ्रेंड के घर भेज दिया, और तुम दूसरे फ्रेंड के घर गए और उसने तुम्हारे सर से कैप निकाल ली, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे साथ ऐसा भी कुछ हुआ कि तुम्हारे सर में कैप डाली और निकाली गई। ऐसा बिल्कुल इन इंसेक्ट्स के साथ भी है। इनको पता नहीं कि इनके थ्रू पॉलिनेशन कितना इंपॉर्टेंट एक फंक्शन हो रहा है, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी ये कुछ रिवॉर्ड्स के लालच में, कुछ नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स के लालच में ये बार बार ये पॉलिनेशन के इवेंट को क्या करते रहते हैं, कैरी आउट करते हैं। अब देखो कुछ एनिमल्स को इससे भी ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स को एक सेफ प्लेस मिलता है फॉर लेइंग एग्स, जैसे एग्जांपल क्या है, एक एमोर्फिलस फ्लावर, यहाँ पर मैंने यहाँ ये फ्लावर दिखा रखा है, ये एमोर्फिलस फ्लावर है। इसमें क्या होता है, इंसेक्ट जाता है अंदर, जा करके अपने एग ले करता है, और बदले में वहां पर पॉलिनेशन करके वापस आ जाता है, ठीक है। सेम टू सेम किसके अंदर भी है, यक्का प्लांट के अंदर, ये जो प्लांट दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये यक्का प्लांट है। इसमें भी क्या होता है, एक मॉथ है, मॉथ इसके अंदर जाता है, अपने एग ले करता है और बदले में पॉलिनेशन करके आता है। अब इसके एग अंदर जो पड़े हुए हैं वो हैच होंगे और लार्वा में बदलेंगे, और सेम टाइम पे ये फ्लावर से भी क्या बनेगा, सीड बनेगा। अब जैसे ही सीड बनना शुरू होगा उससे जस्ट पहले क्या होंगे, ये सारे के सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या करेंगे, वहां से बाहर आ जाएंगे, यानी कि जितने भी उसने अंडे छोड़े होंगे वो सब लार्वा फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, और सारे के सारे लार्वा क्या होंगे, वहां से बाहर आ जाएंगे। यही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, क्या बोल रहा है, यक्का और मौत में इन दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीटेबल है, ना ही यक्का अपनी लाइफ पूरी कर सकता है मौत के बिना, और ना ही मौत अपनी लाइफ पूरी कर सकता है यक्का के बिना। क्यों, क्योंकि मौत अपने एग्स डिपॉजिट करता है यक्का के ओवरी के लोक्यूल के अंदर, और उसके बदले में क्या देता है, उसको पॉलिनेट करके देता है,
और जब ये मौत का लार्वा बन जाता है उस समय पर वो क्या करता है, वो बाहर आ जाता है हमारे सीड में से, जब सीड क्या होने लगता है, डेवलप होने लगता है। तो ये फ्लावर से सीड बनने लगा, तो इस समय पे क्या करेंगे, ये लार्वा यहाँ से बाहर निकल जाएंगे ताकि सीड के अंदर ट्रैप होके ना रह सके, फिर क्या फायदा, है ना। अब अगले पार्ट में क्या दिया है, देखो कुछ कुछ प्लांट है, इनमें देखना है बोल तुमने लगातार कि कौन सा एनिमल आ रहा है, कौन सा एनिमल जा रहा है, और पता करना है कि कौन इनका पॉलिनेशन करता है। कौन कौन है, कुकुम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, पपाया, अनियन, लोबिया, कॉटन, टबैको, रोज, लेमन, यूकेलिप्टस, बनाना। इन सभी फ्लावर में आपने देखना है बल्कि कौन से फ्लावर में कौन पॉलिनेट कर रहा है। तो इसका कॉमन एग्जाम आंसर है कि ज्यादातर में बर्ड्स और इंसेक्ट जैसे कि बी और विंड पॉलिनेशन में मदद कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन है कि कई सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो पॉलिन ग्रेन तो ले लेते हैं, नेक्टर तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बदले पॉलिनेशन नहीं करते। तो ऐसे ऐसे विजिटर्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलिन या नेक्टर रॉबर्स। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा पूरा टॉपिक पॉलिनेशन। चलो, अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ये आज कंप्लीट करते हैं, ये आज का लास्ट टॉपिक। ठीक है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से पहले हम थोड़ा सा इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग का मतलब है अपने ही प्लांट में ब्रीडिंग होना, यानी कि हम इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। और आउट ब्रीडिंग का मतलब है प्लांट के अपने सेम फ्लावर से बाहर ब्रीडिंग होना, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अब कभी अगर प्लांट में लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है ना, तो एक कंडीशन, एक बड़ी दिक्कत आ जाती है जिसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अभी इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है समझना, कि अगर एक प्लांट में सेम ही सेम गेमेट्स बनेंगे, ठीक है, एक मेल गैमेट बना, एक फीमेल गैमेट बना। मेल गैमेट क्या है हमारा, यहाँ पर पॉलन ग्रेन के अंदर जो सेल है, जनरेटिव सेल, उससे डिवाइड होके बनेगा। फीमेल गैमेट क्या है, यहाँ पर हमारा एग है। ये दोनों सेम ही प्लांट से बने हैं, तो मैं मान सकती हूँ कि इनका लगभग जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या होता होगा, सेम, लगभग लगभग सेम होगा। अब ये लगातार, अब ये क्या हुआ, इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, फिर प्लांट बना, फिर एग बना और पॉलन ग्रेन बना, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर जाइगोट बना। ये कंटिन्यू होते रहेगा। कंटिन्यू होते रहने की वजह से क्या होगा, जितने भी बेकार टाइप के कैरेक्टर्स होंगे, बेकार टाइप के कैरेक्टर का मेरा मतलब है रिसेसिव कैरेक्टर। रिसेसिव कैरेक्टर मतलब ज्यादा अच्छे कैरेक्टर्स नहीं है। रिसेसिव और डोमिनेंट आप जेनेटिक्स में बाकी डिटेल में पढ़ेंगे। तो जितने भी ऐसे रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं वो लगातार डिपॉजिट होते रहते हैं, लगातार डिपॉजिट होते रहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की जो क्वालिटी होती है ना, धीरे 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 प्लांट की क्वालिटी घटते जाती है। अब प्लांट में कोई नया चेंज नहीं आता, प्लांट जैसा 100 साल पहले था लगभग वैसा ही 100 साल बाद भी रहेगा। बस दिक्कत ये हो जाएगी कि ऐसा भी हो सकता है कि पहले सारे प्लांट लगभग मॉडरेट साइज के थे या लंबे थे, अब सारे प्लांट छोटे छोटे रह गए हैं, या फिर सारे के सारे प्लांट बड़े ही बड़े रह गए हैं। ठीक है। या फिर कई प्लांट ऐसे हैं जिनमें फ्लावर ही अच्छे नहीं बनते हैं, कई प्लांट ऐसे हैं जिसमें सीड ही अच्छे नहीं बनते हैं, या कोई डिफरेंट कोई भी कैरेक्टर ऐसा हो सकता है जो खराब कैरेक्टर लगातार डिपॉजिट होते जा रहा है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और ये किसी स्पीशीज के लिए अच्छा नहीं है, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे कोई एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो। इनब्रीडिंग डिप्रेशन सब में हो सकता है और ये किसी में भी अच्छा नहीं। तो इसके लिए हमें किसको प्रमोट करना पड़ता है, आउटब्रीडिंग को प्रमोट करना पड़ता है। आउटब्रीडिंग को प्रमोट जो जो चीजें करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब देखो क्या बोल रहा है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है बाइसेक्सुअल। का मतलब क्या है, इसका मतलब है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब इसी फ्लावर के अंदर पिस्टिल भी होगा और इसी फ्लावर के अंदर एंथर भी प्रेजेंट होगा। एंथर और पिस्टिल एक ही फ्लावर में है तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना, तो उसको रोकना पड़ेगा हमने ताकि आउटब्रीडिंग कर सके। तो ज्यादातर प्लांट कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर वाले होते हैं। एंड पोलन ग्रेन आर लाइकली टू कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, यानी कि ऑटोगेमी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा तो उसकी वजह से क्या आएगा, बताया मैंने, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा। और फ्लावरिंग प्लांट में जो कैरेक्टर्स होंगे वो कैरेक्टर अच्छे वाले डिपॉजिट नहीं होंगे, खराब कैरेक्टर डिपॉजिट होने लगेंगे। तो इससे बचने के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स ने कुछ मेथड्स, कुछ डिवाइसेस डेवलप करी हैं टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को घटाने के लिए, एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाना है और सेल्फ पॉलिनेशन को घटाना है, उसके लिए कुछ तरीके, मेथड्स, कुछ डिवाइसेस बनाए हैं। वो डिवाइसेस कौन कौन से हैं, देखो एक एक करके हम पढ़ते हैं। 1 2 3 लिखूंगी मैं, आपने वैसे ही लिखना है। सबसे पहले है नॉन सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट। नॉन सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट का मतलब है कि हो सकता है कि एक फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन और जो स्टिग्मा में एग है,
यानी कि स्टिग्मा के मामले में हमने क्या बोला था, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, कि स्टिग्मा कब पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगी अपने ऊपर। तो पॉलन ग्रेन का डेहिसेंस होना, पॉलन ग्रेन का रिलीज होना और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी एक साथ नहीं होगी अगर, तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस ही नहीं है। ऐसे समझ लो कि हमारे किसी भी एनिमल के अंदर एक मेल है और एक फीमेल है। अब अगर दोनों ही एक ही समय पर अडल्ट होंगे तभी तो बीच में रिप्रोडक्शन हो पाएगा ना। अगर मेल पहले अडल्ट हो गया तो वो कहीं और जाकर रिप्रोड्यूस कर लेगा, या फिर फीमेल पहले अडल्ट हो गई तो वो भी कहीं और जाकर के रिप्रोड्यूस कर लेगी। तो ऐसे में तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि इन्हीं के बीच में पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो फर्टिलाइजेशन कब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, जब दोनों ही अलग अलग टाइम पर रेडी हो। तो अगर मेल पहले रेडी होता है, यानी कि पहले पिस्टल्स में से सॉरी पहले स्टेमिन ज्यादा मैच्योर हो जाता है, यानी कि पहले ही एंथर में से पॉलन ग्रेन डेहिसेंट कर जाए, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटो एंड्री। प्रोटो एंड्री, प्रोटो मतलब क्या होता है, पहले, एंड्री मतलब एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम यानी कि पॉलन ग्रेन पहले डेवलप हो जाएंगे, किसके कंपैरिजन में, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी के कंपैरिजन में, तो उसको बोलेंगे प्रोटो एंड्री। या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्टिग्मा ज्यादा पहले रिसेप्टिव हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे प्रोटोगाइनी। प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी दो कॉन्सेप्ट होते हैं। प्रोटोएंड्री मतलब पॉलन ग्रेन पहले मैच्योर हो गए, और प्रोटोगाइनी मतलब स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड अगर नहीं होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। क्या हो सकता है, या तो पॉलन ग्रेन पहले रिलीज हो जाए, स्टिग्मा के रिसेप्टिव बनने से पहले ही पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाए, या फिर स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाए पॉलन ग्रेन के रिलीज होने से। दोनों ही कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। अब कुछ में क्या होता है, एक तो ये हो गया नंबर वन। नंबर टू क्या हो गया, एंथर और स्टिग्मा को दूर दूर प्लेस कर दो। ऐसे समझो कि ये हमारा फ्लावर है, यहाँ हमने एंथर को प्लेस कर दिया और यहाँ हमने स्टिग्मा को प्लेस कर दिया। अब कैसे यहाँ से यहाँ पॉलन ग्रेन जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो इसकी वजह से भी क्या नहीं होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, एंथर एंड स्टिग्मा को एक दूसरे से दूर दूर कर दें, पोजीशन इनकी दूर दूर कर दें, तो पॉलन ग्रेन नहीं आ पाएंगे स्टिग्मा के कांटेक्ट में, और सेम फ्लावर में पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, ये दोनों ही डिवाइसेस क्या करते हैं, ऑटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं। जो थर्ड डिवाइस है, अब ये देखो थर्ड डिवाइस भी है। थर्ड डिवाइस है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब है, देखो ये अभी तुम लोगों ने पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ना है, वहां पर ही ज्यादा अच्छे समझोगे। ये हमारा स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर कोई पॉलन ग्रेन आके लैंड किया, तो पॉलन ग्रेन आकर के लैंड करेगा तो यहाँ आके होगा ये जर्मिनेट, और इसके अंदर से पॉलन ट्यूब बनना चाहिए। लेकिन ये पिस्टिल पहचान जाता है कि ये तो मेरे ही जैसी सेल है, इसका कंपोजिशन मुझे अपना ही अपना सा लग रहा है, तो इसको जर्मिनेट ही नहीं करने देगा। पॉलन ग्रेन भले ही लैंड होता रहे, पॉलन ट्यूब कभी नहीं बनेगा। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। जब अपना ही पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज करने के लिए कैपेबल ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। और ये कैसी है, एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, क्योंकि दोनों का जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है, सेम सेम है। और जो किसको प्रिवेंट करता है, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और ओव्यूल्स में पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, क्योंकि पॉलन ट्यूब का ग्रोथ ही नहीं होगा पिस्टिल के ऊपर पे। ठीक है, या तो ओव्यूल के अंदर नहीं फर्टिलाइजेशन होगा, या फिर पिस्टिल का ग्रोथ नहीं होगा, दोनों में से चाहे कुछ भी हो, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं हो। ठीक, थर्ड ये हो गया हमारा। चौथा क्या है, फोर्थ है यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाना, कि फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल हो तो क्या ही स्कोप बच गया इसके पास ना। ये फ्लावर है, इसके अंदर पिस्टिल ही पिस्टिल है, तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होगा, कहीं बाहर से ही पॉलन ग्रेन आना पड़ेगा। या फिर ये फ्लावर है, इसके पास पॉलन ग्रेन ही पॉलन ग्रेन है, यानी कि एंथर है, तो इसको बाहर ही जाना पड़ेगा कहीं फर्टिलाइज करने के लिए, तो सेल्फ पॉलिनेशन कभी कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाते हैं। अब मान लो ये वाली कंडीशन आ जाए, कौन सी कंडीशन, एक कंडीशन आती है पपाया में, या फिर हमने मेज में देखी, अभी मेज में देखते हैं। तो मेज में क्या हुआ, उसी प्लांट के पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के फ्लावर में चले गए, भले ही ये दोनों ही फ्लावर क्या हैं, यूनिसेक्सुअल, ये मेल फ्लावर और ये क्या है, फीमेल फ्लावर, लेकिन फिर भी जिटोनोगेमी हो रही है ना। जिटोनोगेमी भी क्या है, काइंड ऑफ ऑटोगेमी ही है, तो इसको भी बंद करना है। तो इसको बंद करने के लिए फिर हमारा ये जो प्लांट है, इसको ही यूनिसेक्सुअल बना दिया जाएगा। तो ऐसे में कैसे बनाते हैं, मोनोशियस प्लांट्स बना दिए जाते हैं, ताकि प्लांट के ही अंदर सिर्फ, या तो प्लांट के अंदर सारे के सारे फ्लावर मेल ही होंगे, या फिर प्लांट के अंदर सारे के सारे फ्लावर क्या होंगे, फीमेल ही होंगे। जैसे एग्जांपल है पपाया। पपाया का एक प्लांट होता है जो मेल प्लांट होता है, जिसमें सिर्फ PAPAY
ये वाई है। पपाया में एक प्लांट के अंदर सिर्फ मेल ही मेल फ्लावर होता है और दूसरे प्लांट के अंदर सिर्फ फीमेल ही फीमेल फ्लावर होता है, तो उसमें कभी भी ऑटोगेमी या जिटोनोगेमी हो ही नहीं सकती है, जिससे कि हमेशा सिर्फ क्या होगी, क्रॉस पॉलिनेशन होगा और इनब्रीडिंग डिप्रेशन कभी भी नहीं आएगा। तो क्या लिखा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना सकते हैं अगर दोनों ही मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होंगे, जैसे किसमें, कैस्टर में और मेज में, यानी कि मोनोशियस कोई प्लांट होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे मोनोशियस बोला क्या, हाँ, ये प्लांट मोनोशियस है, ये प्लांट मोनोशियस है मेज वाला। पपाया है डायोशियस। डायोशियस का मतलब है कि एक फ्लावर में एक ही टाइप का जेंडर होगा, या फिर मेल फ्लावर होंगे तो फीमेल ही फ्लावर होंगे। डाई मतलब दो प्लांट होंगे, दो अलग अलग, एक मेल प्लांट एक फीमेल प्लांट, इसको डायोशियस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर सेम ही प्लांट पे होते हैं जैसे कैस्टर और मेज में, तो उसको मेनोशियस प्लांट बोलते हैं, जिसमें ऑटोगेमी भले ही ना हो लेकिन जिटोनोगेमी फिर भी हो सकती है। तो इससे बचाने के लिए कई सारी स्पीसीज ऐसे हैं, जैसे कि पपाया, उसमें मेल फ्लावर एक प्लांट पे होते हैं और फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट पर होते हैं, जिसकी वजह से कभी भी ऑटोगेमी या जिटोनोगेमी नहीं हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे दोनों फ्लावर होंगे, यानी कि एक प्लांट होगा जिसमें मेल होगा दूसरे में फीमेल होगा, जिसको डायोसी बोल दिया, या फिर हमने क्या बोल दिया, डायोसियस प्लांट। ऐसी कंडीशन में ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, आई ओ ECIOU। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन ही तो करवाना चाहते हैं हम, ताकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन बिल्कुल भी ना आए। ठीक है, तो बच्चों बाकी सब कुछ हो गया हमारा, अब हमारे पास सिर्फ बचे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के कुछ क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है, तो ये तो अभी हम नहीं करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को अभी हम नहीं करेंगे, पोलन पिस्टल के बाद में करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अगर हर्माफ्रोडाइट एंजियोस्पर्मी यानी कि बाइसेक्सुअल हो तो उसमें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्यों डेवलप करते हैं, और कुछ एग्जाम्पल बताने हैं आपने, डायग्राम के थ्रू आपने इनको रिप्रेजेंट करना है। अगला क्वेश्चन है कोई भी 3 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आपको बताने हैं कि कौन कौन से होते हैं, और डायग्राम के थ्रू बताना है कि वो कैसे क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं, कैसे एनकरेज करते हैं। अगला हमारा कोई भी 3 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आपको दिखाने हैं। अब ये 3-4 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में से कोई भी 3 आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इनको डायग्राम के थ्रू आपने एक्सप्लेन करना है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, चैप्टर एंड होते टाइम आपको फॉर्मेट में आपको बता दिए जाए। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।